इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक है। इसका किसी भी व्यक्ति या घटना से कोई संबंध नहीं है। इस कहानी का उद्देश्य किसी भी जाति, धर्म आदि की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। यदि किसी व्यक्ति से इसकी समानता होती है, तो उसे मात्र एक संयोग कहा जाएगा। अयांश अभी भी उस लड़की की उबलती हुई लाश को देख रहा था। उसके चेहरे पर कोई सेटिस्फेक्शन नज़र आ रही थी। उसने एक नज़र खुद की तरफ देखा। उसके हाथों पर, उसकी शर्ट पर उस लड़की के खून के धब्बे लग चुके थे। उसे देखकर अयांश ने अजीब सा चेहरा बनाते हुए कहा, डिस्कस्टिंग। कहते हुए अयांश तेज कदमों से चलता हुआ कैबिन में वापस आ गया। उसका ध्यान सोफे की तरफ गया जहाँ पर कुछ देर पहले एक लड़की बैठी हुई थी। अयांश ने अजीब तरह से अपनी गर्दन पर हाथ फेरते हुए कहा, गंदी चीज़ तो मुझे पसंद नहीं, और गंदी चीज़ अगर मेरी चीज़ों को टच करे तो मुझे वो भी पसंद नहीं है। कहते हुए अयांश ने अजीब सी मुस्कुराहट के साथ सोफे की तरफ देखा। कुछ देर बाद अयांश के कैबिन के कॉर्नर में वो सोफ़ा आग की लपटों में घिरा हुआ था और अयांश बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ सोफे की तरफ देख रहा था। अयांश अभी भी सोफे की तरफ ही देख रहा था कि तभी उसके कैबिन के दरवाजे पर उसे किसी की आवाज़ सुनाई दी, अयांश सर। इस आवाज़ को सुनकर अयांश ने दरवाजे की तरफ देखकर बेहद डरावनी आवाज़ में कहा, अंदर आ जाओ तरुण। इस आवाज़ को सुनकर अयांश के कैबिन का दरवाज़ा खोलकर एक हैंडसम सा लड़का अंदर आया, जिसकी उम्र अयांश के जितनी ही लग रही थी। उसके चेहरे पर हल्की घबराहट थी। ये था तरुण शर्मा, अयांश का असिस्टेंट। तरुण को देखकर अयांश ने पलटकर उसकी तरफ देखा। वहीं तरुण कैबिन का हालत देखकर ज़्यादा हैरान नहीं हुआ। पिछले 4 सालों से वो अयांश में था। अयांश के बर्ताव के बारे में, उसकी हरकतों के बारे में तरुण से बेहतर कोई नहीं जानता था। उसने अपनी घबराहट को कंट्रोल करते हुए कहा, सर, वो किसी रिपोर्टर ने आपके बारे में न्यूज़ कवर की है कि आपके 3 दिन पहले किसी का खून किया था और उसके पास कुछ ब्लर तस्वीर है। मीडिया में चारों तरफ सिर्फ आपकी न्यूज़ चल रही है, सर। तरुण की बात सुनकर अयांश के ने आग की लपटों की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, कौन सी न्यूज़? उसके चेहरे की मुस्कुराहट अभी भी कम नहीं हुई थी। तरुण ने घबराते हुए कहा, यही कि आप साइको हैं, आप क्रिमिनल हैं और आप सीरियल किलर हैं। ये एक नई रिपोर्टर का काम है। हमने उसके बारे में पता लगा लिया है। पर उसने इतना कहा कि अयांश ने पलटकर तरुण की तरफ देखकर अजीब तरह से मुस्कुराते हुए कहा, कब से न्यूज़ चल रही है तरुण? अयांश के चेहरे की मुस्कुराहट देख तरुण के कदम अपने आप पीछे होने लगे। उसने घबराते हुए कहा, आधा घंटा। आधा घंटा सर। तरुण की बात सुनकर अयांश ने मुस्कुराते हुए कहा, 30 मिनट, और तुम मुझे पूरे 30 मिनट के बाद ये न्यूज़ दे रहे हो? कितनी गलत बात है। क्या मैंने तुम्हें इसलिए अपने पास रखा है? बोलो तरुण। कहते हुए अयांश मुस्कुराते हुए तरुण की तरफ अपने कदम बढ़ाने लगा। अयांश को अपनी तरफ आते हुए देखकर तरुण की सांस गले में अटक गई। बस बेचारे की हालत ऐसी ख़राब हो चुकी थी कि वो कुछ भी बोल नहीं पा रहा था। अयांश ने तरुण के बेहद करीब आकर मुस्कुराते हुए उसके कंधे पर थपथपाते हुए कहा, तरुण, मैंने तुम्हें काम पर किस लिए रखा था, बताओ? तरुण ने अपना चेहरा ऊपर उठाकर अपने माथे पर आए पसीने को साफ करते हुए कहा, आपके सर, काम संभालने के लिए। तरुण की बात सुनकर अयांश ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुमने अपना काम ठीक से किया, बताओ? अयांश अभी भी मुस्कुरा रहा था, पर तरुण ने अपना चेहरा नीचे झुकाकर रोते हुए कहा, आई एम सॉरी सर, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। अयांश ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, पहले तुम काम कंप्लीट कर लो, उसके बाद हम तुम्हारी सज़ा की बात करेंगे। यू नो ना, मुझे गलती करने वालों को सज़ा देना पसंद है, माफ़ करना नहीं। माफ़ करना बाकियों की स्टाइल है, बट अयांश सिंघानिया ज़्यादा सज़ा देता है, वो भी इंटरेस्टिंग सज़ा। डोंट वरी, मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, आखिर तुम मेरे सबसे काबिल वफ़ादार आदमी हो। तुम मर गए, हमारे काम कौन संभालेगा? अयांश की बात सुनकर तरुण ने डरते हुए अपना सर हिलाया और वहाँ से चला गया। कुछ देर बाद उसका कैबिन साफ़ हो चुका था। जला हुआ सोफ़ा भी वहाँ से ले जाया जा चुका था और उस लड़की की उबली हुई लाश को भी, जो कि अब पहचान में भी नहीं आ रही थी। अयांश ने वो इस वक्त दूसरे नए सोफे पर राजा की तरह बैठा हुआ था। सामने स्क्रीन पर चल रही न्यूज़ को देख रहा था। उसके हाथ में इस वक्त सिगार थी और वो सिगार के लंबे लंबे कस लेते हुए अपनी न्यूज़ को बार बार टीवी पर चलते देख रहा था। तरुण डरते हुए अयांश के चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिर अब अयांश के दिमाग में चल क्या रहा है।
काफ़ी देर के बाद एक सीनियर रिपोर्टर ने वीडियो को दिखाते हुए कहा, तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमें फाइनली मिस्टर अयान सिंघानिया को लेकर एक सनसनीखेज न्यूज़ मिली है। दुनिया जिसे साइको डेविल माइंस्टर न जाने कौन कौन से नाम जानती है, वो इंसान सच में इन सभी नाम को डिजर्व करता है। देखिए कितनी बेरहमी से उन्होंने इस लड़की का खून किया। साफ साफ नज़र आ रहा है कि इसे सिंघानिया कॉरपोरेशन के 13 फ्लोर के नीचे धक्का दिया गया है और जहां तक हमें खबर है ये फ्लोर सिर्फ सीईओ के लिए खुला है। यहाँ पर किसी का एम्प्लॉय का जाना अलाउ नहीं है। वीडियो में आप साफ साफ देख सकते हैं कि इंसान कोई नॉर्मल इंसान नहीं है। ये द ग्रेट अयान सिंघानिया, एक बिजनेसमैन का काला चेहरा, जिसे आप तक पहुंचानी हमारी न्यूज़ एजेंसी जनहित न्यूज़ नेशन। तो बने रहिए हमारे साथ। रिपोर्टर की बात सुनकर अयांश ने टेढ़ी मुस्कुराहट के साथ कहा, ये न्यूज़ किसने कवर की है? बताओ तरुण। तरुण ने डरते हुए कहा, वो एक नई रिपोर्टर है, उसका नाम है पंछी खुराना। पर तरुण के मुंह से नाम सुनते ही अयांश के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। उसने धीरे से कहा, लड़की का क्या नाम कहा तुमने? पंछी खुराना। माई न्यू टॉय, माई लिटिल बटरफ्लाई। कहते हुए अयांश के चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट आ गई। उसने तरुण की तरफ देखते हुए कहा, तरुण तुम्हें पता है न तुम्हें क्या करना है? तरुण ने अपना सर हिलाया और घबराते हुए वहाँ से बाहर आ चला गया। शाम का वक्त एक छोटे से फ्लैट में जागृति के चिल्लाते हुए कहा, पंछी क्या कर रही है तू? सारे के सारे काम क्या मैं अकेली करूँगी? पंछी जो कि इस वक्त मोबाइल में गेम खेल रही थी, जागृति की बात सुनकर उसने क्यूट सा फेस बनाते हुए कहा, क्या यार जागृति, तुम तो जानती हो ना मैंने कितनी मेहनत की है, थक गई हूँ मैं, आज सारे काम तुम कर लो ना मेरी जान। पंछी की बात सुनकर जागृति ने अपने दोनों हाथ कमर पर रखते हुए कहा, अच्छा जी, तो कितना काम कर लिया तुमने? क्या किया ज़रा बताना मुझे। पंछी ने एटीट्यूड से अपने दोनों हाथ सीने पर बांधते हुए कहा, जो काम किसी ने नहीं किया वो पंछी खुराना ने कर दिया। मैंने द ग्रेट अयान सिंघानिया, सॉरी काहे का द ग्रेट, घटिया अयान सिंघानिया की न्यूज़ कवर की है। दुनिया के सामने उसका काला चेहरा लाया है। सबको लगता है कि वो बिजनेसमैन है, पर अब दुनिया को पता चल गया है कि वो बिजनेसमैन नहीं बल्कि वो एक खूनी क्रिमिनल है। मैंने तो सुना था कि वो बस साइको है, पर आज पता चला कि वो सीरियल किलर भी है। पता नहीं कितनी लड़कियों का। पंछी की बात सुनकर जागृति ने सीरियस लहजे में कहा, देखो पंछी, मैं जानती हूँ कि तुम अपनी इस सक्सेस के लिए काफ़ी खुश हो, पर अयान सिंघानिया कोई नॉर्मल इंसान नहीं है। बड़ी से बड़ी मीडिया एजेंसी उसके बारे में कोई भी न्यूज़ कवर नहीं करती। पर हमने ये जो कदम उठाया है, बॉस भी कह रहे थे कि कुछ भी हो सकता है। मुझे डर लग रहा है पंछी, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तू कुछ दिनों के लिए आगरा चली जाए। जागृति की बात सुनकर पंछी ने इरिटेट होते हुए कहा, चुप कर जागृति, कुछ नहीं होने वाला। मीडिया से बड़ा इस दुनिया में कोई नहीं है, पॉलिटिशियंस भी नहीं। इसलिए अब ये ज्ञान देना बंद कर दे और कुछ बना दे मेरी माँ। बहुत भूख लगी है, भूख की वजह से पेट में कुत्ते बिल्ली सब कूद रहे हैं। पंछी की बात सुनकर जागृति ने हंसते हुए कहा, अच्छा ठीक है, चल हाल में बैठकर टीवी देखा। तू मैं ये गेम खेलना बंद कर, वरना अंधी हो जाएगी। कहते हुए जागृति ने पंछी के हाथ से मोबाइल छीनकर बंद कर दिया। पंछी ने मुंह बनाते हुए, गंदी लड़की, कहते हुए पंछी उछलते कूदते लिविंग रूम में आ गई। उसने टीवी ऑन की और सबसे पहले जनहित न्यूज़ चैनल लगाई। न्यूज़ चैनल के लगते ही पंछी ने देखा कि जनहित न्यूज़ एजेंसी से कोई भी न्यूज़ नहीं आ रही है। ये देखकर उसके चेहरे पर कन्फ्यूजन नज़र आने लगी, क्योंकि अभी भी मीडिया एजेंसी बंद नहीं होती थी। 24 घंटे कोई ना कोई न्यूज़ हर पल चलती रहती है। पंछी ने जल्दी से एक दूसरी न्यूज़ चैनल लगाया। अगले ही पल उसे एक आग की लपटों में जलती हुई जनहित मीडिया एजेंसी नजर आई, जिसे देखते ही पंछी के मुंह से चीख निकल गई। जागृति, जो कि किचन में खाना बनाने के लिए गई थी, पंछी की चीख सुनकर दौड़ते हुए किचन से बाहर आ गई। लिविंग रूम में पंछी की हालत देखकर उसने हैरानी से कहा, पंछी क्या हुआ तुझे? पंछी का माथा इस वक्त पसीने से भीगा हुआ था और उसकी आंखों में आंसू भी थे। जागृति ने घबराते हुए कहा, पंछी क्या हुआ? पंछी ने उंगली से टीवी की तरफ इशारा किया। जागृति ने पलट कर देखा और अगले ही पल उसके मुंह पर भी हाथ आ गया। उसने हैरानी से कहा, ऐसे कैसे हो सकता है? उसने इतना कहा ही था कि उसके कानों में दूसरी मीडिया चैनल के एंकर की आवाज़ सुनाई दी।
जैसा कि आप जानते हैं, आप जनहित मीडिया एजेंसी में शॉर्ट सर्किट होने की वजह से वहाँ के 50 एम्प्लॉई और वहाँ के बॉस नीरज चोपड़ा की मौत हो चुकी है। अभी भी आग नहीं बुझ पाई है और अभी भी बहुत से एम्प्लॉय को निकालने की कोशिश की जा रही है, पर लगता है कि कोई नहीं बच पाएगा। जागृति और पंछी ये न्यूज़ देखकर सदमे में जा चुके थे। आज उन दोनों को छोड़कर कोई भी एम्प्लॉय घर नहीं गया था। इस मीडिया एजेंसी को स्टार्ट होकर मुश्किल से 1 साल हुआ था। एम्प्लॉई भी यहाँ पर ज़्यादा नहीं थे। पंछी को लगा था कि उसकी न्यूज़ से एजेंसी का नाम बन जाएगा और उसकी एजेंसी भी टॉप न्यूज़ चैनल की लिस्ट में आ जाएगी, पर यहाँ पर सब कुछ उल्टा हो चुका था। पंछी और जागृति दोनों के मुंह से कुछ निकल ही नहीं रहा था। आखिर में हिम्मत करके जागृति ने पंछी के चेहरे को अपने हाथ में भरते हुए कहा, पंछी, ये इत्तेफाक नहीं हो सकता, इसके पीछे ज़रूर। जागृति ने इतना कहा ही था कि पंछी की आंसू भरी आंखों से उसकी तरफ देखते हुए कहा, अयान सिंघानिया उस घटिया इंसान का हाथ होगा। कहते हुए पंछी अपने दोनों हाथ अपनी आंखों पर रखते हुए फूट फूट कर रोने लगी। इस वक्त उससे हादसे से ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी। कहीं न कहीं इन सभी लोगों की मौत के पीछे उसी का हाथ था। उसे नीरज चोपड़ा की बात याद आ रही थी। पंछी, वो इंसान कुछ भी कर सकता है, तुम जानती नहीं हो तुमने क्या किया है। ने ज़ोर ज़ोर से रोते हुए जागृति कहा, मेरी वजह से इतने लोगों की जान चली गई। जागृति, मैं क्या करूं जागृति, मैं पागल हो जाऊंगी। पंछी की बात सुनकर जागृति ने उसका चेहरा अपने हाथों में भरकर चिल्लाते हुए कहा, पंछी, रोना बंद कर और मेरी बात सुन। तू अब मुंबई में नहीं रहेगी। तू अभी के अभी आगरा के लिए निकल रही है। तू यहाँ बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। जो इंसान हमारी पूरी मीडिया एजेंसी को जलाकर राख कर सकता है, जो हमारे पूरे एम्प्लॉयर को मार सकता है, वो तुझे कैसे छोड़ेगा। तूने तो खुद उसकी न्यूज़ कवर की थी। पंछी, तू यहाँ नहीं रहेगी। जागृति की बात सुनकर पंछी ने आंसू भरी आंखों से उसकी तरफ देखते हुए कहा, मैं क्या करूँ जागृति, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। जागृति ने अपने आंसू साफ करके पंछी की तरफ देखते हुए कहा, पंछी, चल जल्दी से मेरे साथ चल। कहते हुए जागृति पंछी को खींचते हुए रूम में लेकर आ गई। उसने पंछी का सामान बैग में भरते हुए कहा, जल्दी से रेडी हो जा, वो इंसान कुछ भी कर सकता है। जागृति की बात सुनकर पंछी ने चिल्लाते हुए कहा, अगर वो इंसान कुछ भी कर सकता है तो फिर वो मुझे आगरा में भी ढूंढ सकता है। भागने से कुछ नहीं होगा। मैं उससे डर कर नहीं भाग सकती। अगर उसने इतने लोगों की जान ली है तो उसे क्या लगता है वो बच जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। मैं मीडिया में गवाही दूंगी उसके खिलाफ। मैं उसे सज़ा दिलाकर रहूँगी। पंछी की बात सुनकर जागृति ने गुस्से से एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर मारते हुए कहा, दिमाग खराब है तुम्हारा? क्यों अपनी जान की दुश्मन बनी बैठी हो? तू कुछ नहीं करेगी। तू अभी के अभी आगरा जा रही है, मतलब जा रही है। जागृति के थप्पड़ मारते ही पंछी हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। उसका एक हाथ गाल पर था और उसकी आंखों में आंसू निकल रहे थे। जागृति ने पंछी के चेहरे को अपने हाथ में भरते हुए कहा, पंछी प्लीज़, अगर तुझे कुछ हो गया तो अंकल आंटी को मैं क्या जवाब दूंगी? मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं तेरा ध्यान रखूंगी। प्लीज़ पंछी, उनके लिए मान जा और चली जा यहाँ से दूर चली जा पंछी। जागृति ने इतना कहा ही था कि उन दोनों के कानों में ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा पीटने की आवाज़ आई। दरवाजे पर ऐसी आवाज़ सुनकर उन दोनों के चेहरे पर पसीने की बूंदें चमकने लगी। आज के लिए बस इतना ही उम्मीद है। दरवाजे पर खटखटाने की आवाज़ सुनकर पंछी और जागृति दोनों के हाथ पैर ठंडे पड़ चुके थे। अब तक पंछी जो स्ट्रांग बनकर बात कर रही थी, उसे भी घबराहट हो रही थी। उन्हें जागृति के हाथों को मजबूती से पकड़ते हुए कहा, क्या सच में वो आया होगा? जागृति ने पंछी की तरफ देखकर घबराते हुए कहा, मुझे नहीं पता। कहते हुए वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे। तभी उनके कानों में दरवाज़ा टूटने की आवाज़ सुनाई दी। दरवाज़ा टूटने की आवाज़ सुनते ही दोनों की हालत पहले से ज़्यादा ख़राब हो गई। जागृति ने रोते हुए कहा, पंछी, ये सब क्या हो रहा है? उसके इतना कहते ही उन्हें एक गन शॉट की आवाज़ सुनाई दी। अब तो उनकी हालत ऐसी हो गई जैसे वो दोनों सदमे में चली गई हों। तभी पंछी के कानों में एक आदमी की अट्रैक्टिव आवाज़ सुनाई दी, स्वीट हार्ट, वेयर आर यू? तुम्हें बहुत शौक़ है ना मेरे बारे में जानने का? मेरे पास आओ, मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ, सब कुछ। इस आवाज़ को सुनते ही पंछी के रोंगटे खड़े हो गए। वहीं जागृति भी घबराते हुए पंछी की तरफ देखने लगी। पंछी ने काँपते हुए आवाज़ में कहा, अयान सिंघानिया। उसे आज भी याद था जब उसने ये आवाज़ पहली बार सुनी थी। वो किस तरह से इस आवाज़ के पीछे अट्रैक्ट हो गई थी। पर बाद में जब उसे पता चला कि उसे इसी आदमी
की जासूसी करनी है। और जब उसे अयांश सिंघानिया के कामों के बारे में पता चला तो उसे इस आदमी की आवाज़ से ही नहीं बल्कि उसकी शक्ल से भी नफरत हो गई। पर जागृति ने घबराते हुए कहा, वो आ गया। जागृति ने आंखों में से पंछी की तरफ देखते हुए कहा, क्या हम दोनों मर जाएंगे? जागृति की बात पर पंछी कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो पैरालाइज्ड हो गई हो। तभी बाहर से उसे एक और गन शॉट की आवाज़ सुनाई दी। इस बार आवाज़ पहले से ज़्यादा तेज़ थी। साथ में ही उन दोनों के कानों में किसी की चीख सुनाई दी। इस चीख को सुनते ही जागृति और पंछी ने एक दूसरे की तरफ देखकर एक साथ चिल्लाते हुए कहा, रिया। कहते हुए वो दोनों दौड़ते हुए रूम से बाहर आ गई। बाहर आते ही उन दोनों के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। लिविंग रूम जो भी काफ़ी छोटा था उसमें 10 से भी ज़्यादा कटे फटे बॉडीगार्ड मौजूद थे, जिनके चेहरे को देखकर ध्यान सोफे पर बैठे एक इंसान पर गया जिसके हाथ में एक छोटी सी बच्ची थी। उसने एक छोटी सी बच्ची को अपनी गोद में बिठाया हुआ था और उसके गालों को खींच रहा था। उस आदमी को देखते ही जागृति ने कहा, अयांश सिंघानिया। वहीं पंछी तो कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। सोफे पर इस वक्त अयांश बैठा हुआ था। उसकी गोद में एक छोटी सी 5 साल की बच्ची थी। अयांश ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, हाय डार्लिंग, आपका क्या नाम है? अयांश ने के सवाल पर वो छोटी सी बच्ची जिसका नाम रिया था उसने चॉकलेट खाते हुए कहा, मेरा नाम रिया है। आप कौन हो और आपने इतने सारे टॉयज़ लेकर यहाँ पर क्यों आए हो? क्या आप पंछी दीदी और जागृति दीदी को टॉयज़ गिफ्ट करोगे? उस बच्ची की बात सुनकर अयांश ने अपना चेहरा ऊपर उठाकर देखा। सामने पंछी खड़ी देखकर उसने धीमी आवाज़ में कहा, माय बटरफ्लाई, तुम आ गए। अयांश की बात सुनकर पंछी के मुंह से कुछ निकल ही नहीं पा रहा था। वो बस अयांश के चेहरे की तरफ देख रही थी। उसके चेहरे पर एक दिलकश मुस्कुराहट थी, जैसे वो इस वक्त बहुत खुश हो। रिया ने जब देखा कि अयांश ने किसी सवाल का जवाब नहीं दिया तो उसने अयांश की तरफ देखते हुए कहा, हैंडसम अंकल, बोलो ना, क्या आप पंछी दीदी और जागृति दीदी को गिफ्ट देने के लिए आए हो? अयांश ने उस छोटी से बच्ची रिया के चेहरे की तरफ देखते हुए कहा, स्वीटहार्ट, क्या आपको चॉकलेट चाहिए? अयांश की बात सुनकर रिया की आंखें चमकने लगीं। अयांश ने अभी अभी उसे एक चॉकलेट दी थी। उसने खुशी से कहा, आप सच में हमें और चॉकलेट दोगे? आप सबसे अच्छे हो। कहते हुए रिया ने अयांश के गाल पर किस कर लिया। रिया के इस किस करते ही अयांश के चेहरे के एक्सप्रेशन पूरी तरह से चेंज हो गए। अगले ही पल उसने गुस्से से रिया की बाजी को दबाते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे किस करने की? तुम डर्टी लड़की, तुमने मुझे किस कैसे किया? अयांश ने के मजबूती से अपनी बाजू पकड़ने की वजह से रिया की आंखों से आंसू निकलने लगे। उसने रोते हुए कहा, अंकल, हमें दर्द हो रहा है, प्लीज़ छोड़ो। कहते हुए रिया रोते हुए अयांश की पकड़ से छूटने की कोशिश करने लगी, पर अयांश की आंखें बेहद डरावनी और हो गई थी। उसकी पकड़ रिया के हाथों पर मजबूत पंछी, जो कि अब तक सदमे में गई थी, इंसान की तरफ खड़ी थी। वो दौड़ते हुए अयांश के पास आ गई। उसने चिल्लाते हुए कहा, प्लीज़ उसे छोड़ दो, वो बच्ची है, आपको जो करना है मेरे साथ करो, प्लीज़ उसे छोड़ दो। पंछी की आवाज़ सुनकर अयांश की पकड़ अपने आप रिया के हाथ पर ढीली हो गई। अयांश ने छोड़ते ही रिया दौड़ते हुए वहाँ से बाहर की तरफ भागने लगी। किसी भी बॉडीगार्ड ने उसे नहीं रोका। वो रोते हुए वहाँ से बाहर चली गई। उसके बाहर जाते ही बॉडीगार्ड ने फ्लैट का दरवाज़ा बंद कर दिया। वहीं पंछी रोते हुए अयांश की तरफ देखने लगी। अयांश ने टेढ़ी मुस्कुराहट के साथ कहा, पंछी मेरी बटरफ्लाई, इधर आओ। अयांश की बात सुनकर पंछी ने कांपती हुई आवाज़ में कहा, तुम बचोगे नहीं, तुम एक क्रिमिनल हो। तुम्हें क्या लगता है तुम सबको मारोगे और तुम बच जाओगे? ऐसा कभी नहीं होगा। तुम्हें तुम्हारे गुनाहों की सज़ा मिलेगी। पंछी की बात सुनकर सभी बॉडीगार्ड हैरानी से पंछी की तरफ देखने लगे। वो खुद यमराज के सामने खड़ी होकर उसे ही उकसाने की कोशिश कर रही थी। वही जागृति भी डरते हुए पंछी की तरफ देख रही थी। वो पंछी को रोकना चाहती थी पर उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी। अयांश ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या कहा तुमने? स्वीटहार्ट, फिर से कहो। पंछी की अयांश की बात सुनकर कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। वो अयांश से 10 कदम की दूरी पर खड़ी थी। अयांश ने मुस्कुराते हुए कहा, स्वीटहार्ट, मैंने कहा मेरे पास आओ। मुझे तुम्हें अपनी बाहों में भरना है। मेरे पास आओ स्वीटहार्ट। अयांश की बात सुनकर पंछी ने रोते हुए कहा, नहीं, मैं तुम्हारे जैसे घटिया इंसान के पास नहीं आऊँगी। तुम पागल हो, तुम मेंटल हो, तुम्हें इलाज की ज़रूरत है।
पंछी की बात सुनकर अयान के चेहरे के एक्सप्रेशन चेंज हो गए। अगले ही पल वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। उसने अपनी गर्दन को टेढ़ी करके अपनी गर्दन पर हाथ फेरते हुए कहा, स्वीटहार्ट, बिल्कुल सही कहा तुमने। आई एम साइको, पर मुझे इलाज की नहीं बल्कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत है स्वीटहार्ट। मेरे पास आ जाओ, मैं पूरी तरह से ठीक हो जाऊंगा। कहते हुए अयान ने पंछी की तरफ देखा। पंछी धीरे धीरे अपने कदम पीछे ले रही थी। ये देखकर अयान अजीब सी आवाज़ में कहा, तुम मुझे गुस्सा दिला रही हो बटरफ्लाई, मेरे पास आओ। कहते हुए अयान अपनी जगह से उठकर खड़ा हो गया। उसके खड़े होते ही पंछी के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। उसकी आंखों से तेज़ी से आंसू निकल रहे थे, साथ ही उसकी बॉडी भी सूखे पत्ते की तरह थर-थर काँप रही थी। अयान तेज कदमों से चलते हुए पंछी के पास आया। पंछी जो कि दीवार से सट चुकी थी, उसने अपने करीब अयान को देखकर ऐसा लगा था जैसे कि अब उसे कोई भी बचा नहीं सकता। जागृति ने पंछी और अयान की तरफ दौड़ने की कोशिश की तो पीछे से तरुण ने उसे मजबूती से पकड़ते हुए कहा, हिम्मत भी मत करना, वरना यही तुम्हारी लाश गिर पड़ेगी। तुम्हारे साथ साथ तुम्हारा पूरा परिवार खत्म हो जाएगा। तरुण की बात सुनते ही जागृति ने आंसू भरी आंखों से उसकी तरफ देखा। जागृति की आंखों में आंसू देखकर तरुण ने अपना चेहरा दूसरी तरफ फेर लिया। जागृति ने अपनी आंखों को मजबूती से बंद करते हुए कहा, आई एम सॉरी पंछी, पर मैं अपने परिवार वालों को कुछ नहीं होने दे सकती। कहते हुए जागृति फुट फुट कर रोने लगी। तरुण ने भी अभी भी मजबूती से उसे पकड़ के रखा था। वहीं अयान ने पंछी के डरे हुए चेहरे की तरफ देखकर एक हाथ से उसकी टोड़ी को पकड़कर ऊपर कर उठाते हुए कहा, क्या हुआ बटरफ्लाई, डर लग रहा है? अयान के सवाल पर पंछी कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। डर की वजह से उसके होठ थर-थर काँप रहे थे। उसकी बॉडी पर सूखे पत्ते की तरह काँप रही थी। अयान ने उसके चेहरे की तरफ देखते हुए कहा, बोलो स्वीटहार्ट, क्या तुम्हें डर लग रहा है? अयान की बात सुनकर पंछी ने बेहद हिम्मत करते हुए कहा, क्यों कर रहे हो ये सब मुझे कुछ? क्या मिल जाएगा इतने लोगों को मारकर? तुम इतना इलाज क्यों नहीं करवाते? तुम्हारी वजह से कितने लोगों की जान चली गई। देखो, मैं तुम्हारे खिलाफ गवाही नहीं दूंगी। प्लीज़ मुझे और मेरी दोस्त को छोड़ दो। मैं सच कह रही हूँ, बहुत दूर चली जाऊँगी यहाँ से, कभी तुम्हारे सामने नहीं आऊँगी। सच में, प्लीज़ मुझे छोड़ दो। पंछी की बात सुनकर अयान के चेहरे की तरफ देखते हुए कहा, तुमसे किसने कहा कि मैं तुम्हें खुद से दूर जाने दूंगा? पंछी खुराना, मेरी ज़िंदगी में एंट्री तुमने अपनी मर्ज़ी से ली थी, पर एग्जिस्ट नहीं ले पाओगी क्योंकि मैंने इसकी इजाज़त ही दी ही नहीं है। एक बार जो अयान सिंघानिया की ज़िंदगी में आता है, अयान सिंघानिया के चाह कर भी दूर नहीं जा सकता। वो मारते दम तक उसका होकर रह जाता है। अयान की बात सुनकर पंछी को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। उसने रोते हुए कहा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं अगली बार से ऐसा कुछ नहीं करूँगी, प्लीज़ मुझे छोड़ दो। पंछी की बात सुनकर अयान ने हंसते हुए कहा, ऐसे कैसे स्वीटहार्ट, तुमने पूरी दुनिया के सामने मेरी बदनामी करके रख दी। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? तुमने पूरी दुनिया को बताया ना कि अयान सिंघानिया क्रिमिनल है, तो अब चलो देखते हैं कि पूरी दुनिया मेरे बारे में क्या सोचती है। कहते हुए अयान ने झटके से पंछी को अपने पास खींचा। उसे खींचते हुए जाकर सोफे पर बैठ गया। उसने ज़बरदस्ती पंछी को खींचकर अपनी गोद में बिठाया हुआ था। पंछी लगातार उससे छूटने की कोशिश कर रही थी, पर अयान की पकड़ पंछी पर मजबूत होती जा रही थी। अयान ने टीवी ऑन करते हुए कहा, देखो स्वीटहार्ट। अयान ने इतना कहते ही पंछी ने आंसू भरी आंखों से टीवी की तरफ देखा, जहां पर न्यूज़ पर अयान की चैरिटी, अयान के हॉस्पिटल, इस सब की न्यूज़ चल रही थी। कहीं भी वो न्यूज़ नहीं थी जो पंछी ने कवर की थी। ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ गायब हो चुका है। तभी अयान ने मुस्कुराते हुए कहा, एक और सरप्राइज़ मैं तुम्हारे लिए स्वीटहार्ट। को कहते हुए अयान ने दूसरी न्यूज़ चैनल लगाई, जहां पर एक घर के सामने कई सारे लोग मौजूद थे। पंछी ने जैसे ही न्यूज़ में वो घर देखा, उसकी सांसें जैसे गले में अटक गई। ये उसका आगरा का घर था, जहां पर उसके पेरेंट्स, उसका बड़ा भाई, उसकी भाभी और उसके भाई का बेटा, वो पांचों रहते थे। पंछी ने चिल्लाते हुए कहा, ये तो मेरा घर है। पंछी की बात सुन अयान ने अपनी गर्दन पर उंगली चलाते हुए कहा, हाँ स्वीटहार्ट, ये तुम्हारा ही घर है। तुम्हें पता करना है कि तुम्हारे घर में क्या हुआ है। पंछी ने चिल्लाते हुए कहा, तुमने क्या किया मेरे परिवार के साथ? कहते हुए पंछी ने गुस्से से पलटकर अयान की कॉलर को पकड़ लिया। इस वक्त उसका डर जैसे पूरी तरह से गायब हो चुका था। अपने परिवार को खतरे में देखकर उसने अंदर की शेरनी जाग चुकी थी। वहीं जागृति, जो काफ़ी मुश्किल से खुद को रोने से रोक
कर तरूड़ में पकड़ में खड़ी थी। उसने जब पंछी को इस तरह से अयांश के कॉलर पकड़ते हुए देखा, उसने खुद से कहा, पंछी रुक जा, क्यों कर रही है यह सब कुछ? वो इंसान नहीं, वो शैतान है, वो सब कुछ बर्बाद कर देगा। जागृति धीरे से ये सब कह रही थी, क्योंकि ज़ोर से कुछ भी कहने की अब उसके अंदर हिम्मत नहीं थी। वहीं अपने कॉलर पर पंछी की हाथ देखकर अयांश ने टेढ़ी मुस्कुराहट के साथ कहा, स्वीटहार्ट, तुम्हारे हाथ बहुत चलते हैं ना? अयांश ने इतना कहा ही था कि अगले ही पल पंछी के एक जोरदार चीख पूरे लिविंग रूम में गूंज गई। पंछी के चिल्लाते हुए कहा, छोड़ो मेरे, मैं मर जाऊंगी। अयांश ने पंछी के राइट हैंड को झटके से मरोड़ दिया था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, स्वीटहार्ट, बहुत चलाता है ये हाथ, इससे सज़ा तो देनी ही होगी ना? अयांश सिंघानिया सज़ा नहीं देगा तो उसका रूल टूट जाएगा। कहते हुए अयांश ने झटके से पंछी के हाथ को ट्विस्ट कर किया। अगले ही पल हड्डी के चटकने की आवाज़ वहाँ पर मौजूद सभी लोगों के कान में सुनाई दी। इसी के साथ पंछी ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। उसके आंसू देखकर जागृति ने चिल्लाते हुए कहा, छोड़ दो उसे, प्लीज़ छोड़ दो। जागृति की आवाज़ सुनकर अयांश ने अपनी गर्दन में टेढ़ा करके तरूर की तरफ देखते हुए कहा, तरूर, मुझे चिल्लाने वाले लोग पसंद नहीं हैं, इसे यहाँ से ले जाओ। अयांश की बात सुनकर तरूर के चेहरे पर घबराहट नजर आई गई, पर तरूर ने अपने माथे पर आए पसीने को पोंछते हुए कहा, बॉस प्लीज़ इसे छोड़ दीजिए, प्लीज़। तरूर की बात सुनकर अयांश ने तरूर की तरफ देखकर अजीब सी हंसी के साथ कहा, क्यों, दिल गया है इस पर? ठीक है, तुम्हारे लिए मैं इतना तो कर ही सकता हूँ, छोड़ देता हूँ इसे, पर इससे बोलो कि मेरे सामने मुंह ना खोले, वरना इसकी ज़बान काटने में वो ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। अयांश की बात सुनकर जागृति को ऐसा लगा जैसे वो सांस नहीं ले पा रही है। धीरे धीरे उसकी आंखें बंद हो रही थी। अगले ही पल वो घबराहट की वजह से तरूर की बाहों में बेहोश होकर झूल गई। वहीं पंछी अभी भी ज़ोर ज़ोर से चीख कर रो रही थी, क्योंकि उसके हाथ को ट्विस्ट करने की वजह से अयांश के हाथ को छोड़ा नहीं था। अयांश ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी चीखें कितनी अमेजिंग है स्वीटहार्ट, बहुत ही ज़्यादा सुकून मिल रहा है। कहते हुए वो अजीब तरह से अपने सोने पर हाथ रगड़ने लगा।